नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रिक्स की बैठक और अफगान। जी हां, अमेरिकी समर्थन प्राप्त सरकार से तालिबान अफगानिस्तान की बागडोर तालिबान के कब्जे में आने के बाद वहां के संकटग्रस्त हालात का मुद्दा ब्रिक्स के 13वें सम्मेलन में एजेंडा होगा। ये सम्मेलन 9 सितंबर को प्रस्तावित होने वाला है और चीन ने शुक्रवार को इसके संकेत देते हुए कहा कि ब्रिक्स देश हमेशा से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और सदस्य देशों के साझा हितों पर मुखर रहे हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से भारत की अध्यक्षता में होना है। चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनफिन ने कहा कि ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण मंच है। क्षेत्रीय मुद्दों पर संजीदा रुख अपनाने की एक परंपरा रही है। ऐसे में अफगानिस्तान के मौजूदा संकट पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए। वांग ने यह भी कहा कि ब्रिक्स देश पहले से ही अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में अफगानिस्तान के संकट पर चर्चा कर चुके हैं। अगर बात की जाए 24 अगस्त की, तो भारतीय एसएनएस अजीत डोभाल ने भी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और बैठक में तालिबान के सहयोग से पनपने वाले तमाम आतंकी संगठन के खिलाफ आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की थी। आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया था। आपको बता दें कि ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से होगा और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि ब्रिक्स की बैठक और अफगान किस तरीके से है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अफगान की बागडोर अब तालिबान के कब्जे में आ चुकी है, जिसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। भारत की अध्यक्षता में होना है ये 13वां जो सम्मेलन है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के मौजूदा संकट पर भी बात यहाँ पर की जाएगी। वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान भी दोनों जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ सुमन शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अनुपम तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रिक्स की जो बैठक है उसमें अफगान एक मुद्दा जरूर है, अफगान को लेकर भी इसमें चर्चा जो है वो की जाएगी, तो किस तरीके के निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं? ब्रिक्स का जो सबसे अहम पार्ट है रशिया के राष्ट्रपति ने कल ही ये बात सार्वजनिक कर दी है कि वो अफगानिस्तान को लेकर के बहुत सीरियस है और अफगानिस्तान को टेरर हब बनते हुए वो नहीं देखना चाहते। उन्होंने अफगानिस्तान की जो ड्रग ट्रैफिकिंग वाली नीतियां हैं तालिबान की विशेषकर, उस पर भी उन्होंने संदेश दिया है। तो इस तरह से आप ये समझिए कि ब्रिक्स की जो बैठक होगी उसमें रशिया हो, भारत हो और चाइना, ये तीन जो ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनका कि अफगानिस्तान के साथ सीधा सीधा संबंध रहा है और ये आने वाले दिनों में तालिबान की सरकार की वजह से हो सकता है मुश्किल में पड़ सकते हैं या हो सकता है कि अच्छे संबंध भी बना सकते हैं। हालांकि ये तालिबान के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा कि तालिबान कैसा रुख रखता है भारत के प्रति, चाइना के प्रति या रशिया के प्रति। चाइना को इसमें आप अलग हटा करके देख लीजिए, चाइना ने एक तरह से मान्यता प्रदान कर दी है तालिबान को। तालिबान की तरफ से भी चाइना के लिए बहुत अच्छे स्वर उभर करके सामने आए हैं। भारत की स्थिति थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि भारत के लिए ये दो तरफी लड़ाई है, दो तरफ की लड़ाई है। भारत को तालिबान के द्वारा जो सताए जा रहे ह्यूमैनिटेरियन जो वहां के अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एड भी देना चाहता है भारत। भारत के आर्थिक निवेश जरूर खतरे में पड़ गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत ये जान रहा है कि अफगानिस्तान का जो आम नागरिक है वो भारत के समर्थन में रहता है। तो आज तालिबान भले ही हुकूमत पे है, लेकिन अफगानिस्तान की ज्यादातर जनसंख्या है वो भारत के साथ रहती है, मानवीय तौर पर भारत के साथ रहती है। तो भारत को ये भी देखना है कि तालिबान की जो विजय है अफगानिस्तान के अंदर, वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर के जो चरमपंथी तत्व हैं उनको भी उकसाने काम कर सकती है। भारत के अंदर भी कट्टरवादिता को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि वो लोग अब आइडियोलॉजी के लिए तालिबान की तरफ देखेंगे, अलकायदा की तरफ देखेंगे और आईएसआईएस की तरफ देखेंगे। तो भारत को जो ही लड़ाइयां लड़नी है। और ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो क्योंकि उसमें तीन बड़े प्लेयर हैं जो कि अफगानिस्तान में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, रशिया, चाइना और भारत, और तीनों की अपनी अहम जिम्मेदारियां भी हैं, तीनों के अपने हित भी हैं। तो इन सारी चीजों का विश्लेषण करते हुए ब्रिक्स का सम्मेलन होना है। क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तो भारत की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे भारत अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन था, उस समय भारत की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी और भारत ने अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए अफगानिस्तान में हो रहे हालातों को लेकर के सिक्योरिटी काउंसिल को अच्छे ढंग से लीड किया था। सिक्योरिटी काउंसिल में उन सारी बातों को रखवाया था और इस तरह की योजनाएं बनवाई थी जिससे कि लॉन्ग टर्म में अफगानिस्तान को नुकसान ना हो। तो भारत अपने प्रयास कर रहा है और उम्मीद है कि ब्रिक्स की समिट के थ्रू भी भारत टेरर के ऊपर और ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से ये दो चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुनिया को खतरा पैदा कर सकती है। बिल्कुल तिवारी जी,
सुमन शर्मा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे ब्रिक्स की बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा तो है, वो हमेशा अभी उठेगा और उसके बाद में इसकी संभावनाएं भी हैं। लेकिन ब्रिक्स का जो सम्मेलन है, काफी पहले से भी ये सम्मेलन चला आ रहा है, तो ये किस लिए किया जाता है, दर्शकों को आप से जानना चाहेंगे, और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जो ब्रिक्स समिट है वो बेसिकली पीपल टू पीपल, कल्चर, इकोनॉमी एंड फाइनेंस और सिक्योरिटी ऐसे वाले मुद्दों को लेकर डिस्कशन होता है। और मेनली वो इकोनॉमी और ट्रेड को लेकर उसके ऊपर फोकस रखता है। इसी के लिए ब्रिक्स बनाया गया था, जिसका आखिरी मेंबर था साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो रीजन में जो चल रहा है उसको लेकर ये डिस्कशन अफगानिस्तान को लेकर जो होने वाला है, जो चाइना के मिनिस्टर ने पब्लिकली बोला है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जैसे प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया कि इसमें जो मेन 3 देश हैं, रशिया, चाइना और इंडिया, वो अफगानिस्तान को लेकर इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। क्योंकि जियोग्राफिकल रीजन की वजह से भी और वैसे भी, और ब्रिक्स को लेकर जितनी मीटिंग्स इस साल में हुई हैं, जैसे इंडिया की चेयरमैनशिप है तो उसके साथ कनेक्टेड जिस लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, जैसे पिछले महीने एनएसए लेवल की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी वर्चुअल फॉर्मेट में यही डिस्कशन हुआ था कि ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म जो 2 मेन जो खतरा देखा जा रहा है, जो थ्रेट देखे जा रहे हैं, उसको लेकर डिस्कशन हुआ था। और ये वाली मीटिंग के फौरन दूसरे दिन ही अलग से फोन पे बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, रशियन प्रेसिडेंट की। उसमें फोन में भी उन्होंने, दोनों लीडर्स ने यही बात अफगानिस्तान को लेकर डिस्कशन किया कि वहाँ किस तरह के हालात आ रहे हैं और उसके ऊपर कैसे सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि रशिया बेशक इंटरनल डेमोक्रेसी में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन वो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी से इसलिए उसको खतरा है क्योंकि उससे सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो कि रशिया नहीं चाहेगा। तो एक तो ये वाली वजह है। इसके अलावा जो 16 और 17 सितंबर को एससीओ की भी जो समिट लेवल मीटिंग होने वाली है, उसमें भी ये सारे देश हैं और उसके अलावा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हैं। वो 8 देशों का ग्रुपिंग है। उसके अंदर भी वर्चुअल फॉर्मेट में जुड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट। बाकी लोग इन पर्सन रहेंगे। वहां पे भी अफगानिस्तान का डिस्कशन होने वाला है। तो ये देखने वाली बात है कि जहां जहां इंटरनेशनल फोरम, जहां जहां इंडिया मेंबर है, हर जगह ये वाली बात वो उठा रहा है पूरे जोर शोर से, और सब लोगों का ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश हो रही है कि वहाँ इनस्टेबल अफगानिस्तान से जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सबके लिए हैं। तो कोई ये ना समझे कि जो सिर्फ आस पड़ोस के लिए ही है, ये सारी दुनिया के लिए है। और इसीलिए ये जरूरी होता है कि उनकी जहां हो सके वो मदद की जाए और वहां जितना हो सके पीस एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल। अनुपम तिवारी जी, ब्रिक्स की जो बैठक अभी अफगान को लेकर होने वाली है, उसमें अफगानिस्तान को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? अफगानिस्तान की देखिए, जो इंटरनल डेमोक्रेसी जो प्रोसेस है उसके ऊपर ब्रिक्स बात नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रिक्स को ये अधिकार नहीं है कि वो ऐसी कुछ संभावनाएं ढूंढे। संभावनाएं ढूंढ सकता है एक वार्ता करके आपस में अफगानिस्तान की स्थिति के ऊपर चर्चा कर सकता है और किस तरह से वहां पर टेरर को लगाम लगाई जा सके, इसके ऊपर चर्चा कर सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोड़ा चाइना का होगा। चाइना के चूंकि अपने हित है, चाइना अफगानिस्तान में आज की परिस्थितियों से काफी फायदे में लग रहा है, तो चाइना नहीं चाहेगा कि तालिबान का कब्जा किसी तरह से वहां से छूटे, क्योंकि चाइना के जो अपने हित हैं वो इसके अफगानिस्तान के रिसोर्सेज के ऊपर टिके हुए हैं। अफगानिस्तान पीपेक कॉरिडोर का हिस्सा कितनी जल्दी बन जाए, चाइना यही चाहता है। तो तालिबान को वो हर तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। तो चाइना जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रोड़े अटका रहा था अफगानिस्तान को लेकर के, ब्रिक्स में भी अटका सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा हमें होपफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत और रशिया कम से कम इस बात को चाइना को समझा सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जैसा जो एक आतंकवादी संगठन अगर सत्ता में रहेगा तो लॉन्ग टर्म में उससे चाइना को भी नुकसान हो सकता है। जो सबसे ज्यादा फायदे में लग रहा है पाकिस्तान, जो कि ब्रिक्स का भले ही हिस्सा ना हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका या जो बाकी दुनिया के जो देश हैं उनको भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो किसी तरह से चाइना को ब्रिक्स के जरिए या एससीओ के जरिए या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए ये चीज समझानी पड़ेगी कि जिस तरह से बार बार आतंकवादी संगठनों को लेकर के अपने गलत रुख के कारण हमेशा आलोचना का शिकार होता रहता है, तो कम से कम चाइना को अब इन सब चीजों से बाज आना चाहिए। चाइना के हित जरूर उस पर टिके हुए हैं, हम मानते हैं, चाइना की अपनी मजबूरियां हम मानते हैं,
चाइना तालिबान के माध्यम से अपने यहाँ की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है उनको भी दुनिया की नजरों से बचाना चाहता है। उस मुसलमानों की समस्या हो, चाहे तिब्बतन प्रॉब्लम्स हो, चाहे ताइवान की समस्याएं हो, उनको भी वो चाहता है कि दुनिया की नजर में ना आए, और इस वजह से वो हर एक जगह पे अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करता है। तो ब्रिक्स एक ऐसा फोरम है जहाँ पे वीटो जैसी कोई बात होती नहीं है। तो वहां पर अफगानिस्तान के विकास की बातें हो सकती है, क्योंकि चाइना, रशिया और इंडिया तीनों के अफगानिस्तान के अंदर आर्थिक निवेश भी है, तीनों सामरिक रूप से भी उस क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और तीनों के अपने अपने खतरे भी हैं। तो तालिबान को लेकर के कुछ शायद पिक्चर क्लियर हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने गवर्नमेंट बना लिया है, और तालिबान अपने स्पोक्स पर्सन के माध्यम से लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो चाइना का दोस्त है, या भारत के अंदर वो खतरे नहीं बढ़ाएगा, इस तरह की बातें जो कह रहा है। वो रशिया के साथ अच्छे संबंध रखने की बातें भी कर रहा है। यानी कि तालिबान भी अपने आप को फंसा हुआ पाता है। देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम उनसे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की या बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक करेक्टिवनेस की हम उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो बेसिकली आतंकवादी हैं, और उन आतंकवादियों को डिप्लोमेसी वगैरह नहीं समझ में आती है, वो जाहिल लोग हैं। लेकिन अगर वो इतना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो प्रोपेगेंडा क्यों ना हो, तो इसका मतलब है वर्ल्ड पावर से कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अमेरिका के जाने के बाद भी उनको फ्री हैंड नहीं मिला हुआ है, उनके ऊपर दबाव बनाए जा सकते हैं। तो ब्रिक्स जैसे जो समिट्स हैं, ब्रिक्स जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पर एक तरह का प्रतिबंध बनाने का काम कर सकते हैं, और तालिबान पर प्रतिबंध तब लगेगा जबकि हम चाइना को अपनी बातें समझाने से सफल हो जाएं। तो ऐसे फोरम्स के थ्रू ही कुछ रास्ता निकलेगा, और ये इन समिट के जरिए सबसे बड़ी बात तो निकल के सामने आ सकती है कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनका भलाई कैसे हो सकती है, अल्पसंख्यकों को कैसे वहां पर एड्स पहुंचाई जा सकती है, वहां पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है, इन सब बातों के ऊपर विचार हो सकता है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, ब्रिक्स सम्मेलन की जब भी बात निकलकर सामने आती है तो उसमें ये कहा जाता है कि ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच एक परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए, या ऐसा कैसे समझा जाए? नहीं, वो आपने बिल्कुल सही बोला। ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी कुछ साल पहले, और ब्रिक्स बेसिकली एक इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक फोरम के रूप में इसकी स्थापना हुई थी जब हुई थी। तो ये इसमें ये जो 5 देश हैं, ये एक तरह से माने जाते हैं कि कम से कम दुनिया की जो 60% जीडीपी है वो इसमें आती है। तो इसीलिए इसको एक इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग के तौर पे दुनिया देखती है। और ये इन्होंने जो ब्रिक्स बैंक बनाया था उसमें भी इन्होंने ये वाला प्रोविजन रखा था कि जो छोटे और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर उन्हें कोई आर्थिक मदद चाहिए तो ये उन्हें भी देंगे। तो एक इसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन हो सकता है कि किस तरह से तालिबान को बाईपास करके अगर आम नागरिकों को अगर मदद देनी है या किसी कोई एड देनी है, क्योंकि इंटरनेशनल एड तो अभी बंद है। यूएस ने अनाउंस करा है कि वो एक एड देंगे जो कि तालिबान के हाथ में न जाके, और छोटे छोटे जितने सब जगहों पे जो एयरपोर्ट्स हैं वो फंक्शनल बनाए जाएं और डायरेक्ट अफगान नेशनल्स के हाथ में जाए वो एड पहुंचे। तो इस तरह का कुछ मदद करने के लिए डिस्कशन हो सकता है कि कैसे एड पहुंचाया जाए और कैसे मदद की जाए, क्योंकि अभी अगर इस वक्त अगर मदद नहीं करी जाएगी तो फाइनेंशियली वो कंट्री बहुत ही बुरी हालत में पहुंचने वाला है। वहाँ खाने को कुछ है नहीं और बहुत ही महंगाई ऊपर जा रही है, और खाने पीने का सब सामान वहाँ खत्म हो रहा है। जिस तरह वहाँ लाइन्स लग रही हैं और लोग खाने पीने के रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहर आ रहे हैं। तो ये वाली चीजें देखी जाएंगी कि जो आम नागरिक हैं जो वहीं रह गए, जो नहीं जा पाए या नहीं जाना चाहते हैं, वो क्यों सफर करें। तो ये जिम्मेदारी जो बड़े देश हैं इस ग्रुपिंग में, जैसे इंडिया, रशिया और चाइना, तो वो लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि एक डेवलपमेंट, एक रीस्ट्रक्चरिंग अगर हो सकती है किसी तरीके से। और चाइना जिस तरह पूरी तरह इंटरेस्ट ले रहा है कि वो वहाँ अपनी एम्बेसी को भी नहीं हटा रहा है और आगे के बारे में सोच रहा है, तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो आगे का रोड मैप बताए, जिसमें कि सभी लोगों की सबकी मंजूरी शामिल होनी चाहिए। तो वो सब डिस्कशन सामने आएंगे।
बिल्कुल, सुमन शर्मा जी। अनुपम तिवारी जी, आपसे सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा संकट पर चर्चा आवश्यक है। जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें चीन का भी बयान निकल कर सामने आया था। चीन ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा संकट पर चर्चा आवश्यक है। अब चीन एक तरफ से कहीं न कहीं एक बैक साइड से सपोर्ट भी तालिबानियों को कर रहा है। ऐसी भी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। यहाँ पर हम कई बार इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि कहीं न कहीं ऐसा स्कैंडल तो नहीं है इन लोगों का ही। अब यहाँ पर इस तरीके की बात भी यहाँ पर कर रहा है, तो क्या ये डबल गेम तो नहीं हो सकता चाइना का? ना ये चाह रहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी समस्याएं हो, कम से कम चीन को उससे नुकसान ना हो। आतंकवादियों का बढ़ना चीन जानता है कि अफगानिस्तान के जो हालात है, दुनिया भर के आतंकियों को वहां पर शरण मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चाइना अपनी रक्षा के लिए उनसे ये शर्तें लादना चाह रहा है। मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पर सबसे पहले ही तालिबान को इंगेज कर लेना चाह रहा है, ताकि तालिबान की तरफ से उनके उइगर मुसलमानों के मूवमेंट को या ईस्ट तुर्किस्तान के जो भी इस्लामिक मूवमेंट है उनको इस तरह की सहायता ना मिले जिससे कि चाइना को नुकसान पहुंचे। तो चाइना अपनी ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही तालिबान को इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इसमें मैं आर्थिक एंगल इससे नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि वो अब सबको पता है कि सीपेक कॉरिडोर चाइना का जो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और जिसको अफगानिस्तान के माध्यम से पूरी करना चाहता है और सेंट्रल एशिया तक अपनी बादशाह को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के खाली किए हुए जो भी क्षेत्र हैं उन पर अपनी दादागिरी दिखाने की चाइना की बहुत दिनों से मंशा थी और अब वो अफगानिस्तान के माध्यम से वो मंशा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो चाइना के अपने हित है अंशुल जी, और चाइना उसी के हिसाब से अपनी सारी तैयारियां कर रहा है। और इसी वजह से जहां भी तालिबान की बात आती है चाइना सॉफ्ट कॉर्नर में दिखाई देता है। लेकिन एक टेरर का एक ऐसा एंगल है जहां पर चाइना को ये लगता है कि टेररिस्ट को कैसे भी तैयार किया जाए, कितना भी पाला जाए, हकीकत ये है कि वो आखिरी में आकर के खुद के ऊपर भी वार करता है। वो कभी भी गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाली सिचुएशन कभी नहीं होती, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है। तो तालिबान चूंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन टेररिस्ट का आगे 5-7 सालों में क्या रुख रहेगा, वो चाइना के प्रति कैसे व्यवहार करेंगे, क्या उनके माध्यम से उइगुर के अंदर समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्या वो लोग ताइवान को भी मोटिवेट कर सकेंगे कि ताइवान अपनी आजादी की जंग को और तेजी से चाइना के खिलाफ लड़ने लग जाए, तिब्बतन की अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो चाइना इन सब चीजों को गौर कर रहा है और उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज को बना रहा है। तालिबान को इंगेज करने के पीछे उनके ये भी एक कारण है, सामरिक रूप से वो तालिबान के साथ जुड़कर रखना चाहते हैं और तालिबान का जो आर्थिक शोषण है वो मैक्सिमम कर लेना चाहते हैं। अब देखिए, अब अगला स्टेप क्या हुआ कि तालिबान को जो भी हथियार मुहैया करवाए जाने होंगे, जो भी खाद रसद वगैरह मुहैया करवाई जाने वाली होगी, वो चाइना के थ्रू आनी शुरू हो जाएगी। चाइना वहां पर एक बाजार भी देख रहा है और वो बाजार ऐसा है जिसको कि चाइना जब चाहेगा अपने हिसाब से यूज कर लेगा। और पाकिस्तान को जैसे उसने इस्तेमाल किया है, आप देख रहे होंगे पिछले एक दशक में पाकिस्तान वर्चुअली चाइना का गुलाम बन चुका है। तो चाइना का गुलाम वो अफगानिस्तान को भी देख रहे होंगे कि जो कम्युनिस्ट सरकार है वो इस पूरे क्षेत्र में हर जगह पे अपने पसंद की सरकार बैठा देना चाहती है, चाहे वो टेररिस्ट ही क्यों ना हो। तो चाइना की एक प्लानिंग है। अब तालिबान को ये सोचना है कि वो ब्लाइंडली चाइना के ऊपर कितना भरोसा करेंगे, चाइना के ऊपर कैसे कैसे दबाव है, चाइना को किस तरह से वो प्रेशराइज करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, आप तालिबान का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि वो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान से वो बैकअप पाते हैं, पाकिस्तान से वो स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाते हैं। लेकिन सरकार गठन वाले दिन ही उनकी तरफ से एक वार्ता होती है और वो वार्ता में भारत का नाम लेते हैं और ये भारत को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर वो तालिबान गड़बड़ियां नहीं फैलाएगा। यानी कि एक तरह से भारत के साथ मित्रता दिखा करके पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही डिप्लोमेटिक लेवल पे वो काम कर रहे हैं और हो सकता है कि क्योंकि चाइना का अभी फायदा है इसलिए तालिबान उसकी सारी बातें मान भी रहा है, दोनों का म्यूचुअल फायदे हैं इससे। लेकिन हो सकता है कि कल को तालिबान और चाइना के रुख खराब भी हो सकते हैं। अब इसमें रुख खराब होने की दशा में भारत जैसे देशों का फायदा हो सकता है, लेकिन हमको इसमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमको अपने डिप्लोमेटिक गेम को अपने हिसाब से खेलना चाहिए, हमको चाइना के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपने जब टेरर की बात निकाली है तो एक सवाल और यहाँ पर निकल के आ रहा है अनुपम तिवारी जी कि अफगानिस्तान के मौजूदा संकट पर जिस तरीके से आपने बताया कि चर्चा आवश्यक है, चीन किस तरीके से बात यहाँ पर कर रहा है, लेकिन आतंकी संगठनों की फंडिंग को रोकने के लिए भी एक प्लान जो है वो इसमें बनाया जा रहा है। तो इस पर किस तरीके से इसे समझा जाए? देखिए, आतंकी ये बहुत कुछ मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज में है। आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है जब बड़े बड़े देश ही आतंकियों को फंड कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा पूरा एक मुल्क है जो कि आतंकवादियों को फंड करने के लिए ही शायद अस्तित्व में आया हुआ है, उसके पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है।
अमेरिका का ऊपर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वो पहले तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता रहा है और अब वो अमेरिका के लिए ही बाद में नासूर बन गए हैं। इसी तरह रशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए या चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये सब चीजें यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो भी इस तरह के फोरम्स बनते हैं जहां पर टेरर को लगाम लगाने की बात होती है या टेरर के फंड को रोकने की बात होती है, मैं इनको बकवास मानता हूं। ये सब चीजें सिर्फ दिखावे की चीजें होती हैं। कोई भी देश, कोई भी बड़ा देश जो आर्थिक रूप से मजबूत है, वो टेरर के लोग को लेकर के अगर सीरियस नहीं हो पाता है, और अगर सीरियस होता भी है तो सिर्फ तब होता है जब कुछ चोट उसको लगती है। भारत जैसा देश पिछले 50-60 सालों से एक अनचाहे टेरर से लड़ रहा है, एक चरमपंथ से भारत लड़ता आ रहा है। पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने कभी भी भारत को लेकर ये गंभीरता नहीं दिखाई है। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है और इसके ऊपर दुनिया को विचार करना चाहिए कि ये सिर्फ जुमलेबाजी बनकर के न रह जाए। टेरर फंडिंग को रोकने की जो बातें हैं वो कैसे आज के जमाने में पॉसिबल हो सकती है, जबकि पूरी दुनिया का एक बड़ी आबादी वाला देश पाकिस्तान खड़ा ही इस मुद्दे पर है कि वो टेरर को फंड करता रहता है। और पाकिस्तान को फंड करने के लिए चाइना एक और अलग से आ चुका है। अब चाइना के अंदर भी अपनी गेम प्लान चालू हो चुके हैं और इसका हर्जाना जो भारत समेत पूरे मुल्क को, पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद आज नहीं तो कल इसके ऊपर कुछ सार्थक चर्चाएं होंगी। आज तो मैं इसको बकवास ही मानता हूँ। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए इस 13वें सम्मेलन की ब्रिक्स की, तो काफ़ी चीज़ें आपने बताई है, लेकिन भारत की अध्यक्षता में ये 13वां सम्मेलन हो रहा है, भारत को क्या फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, भारत इस वक्त यूएनएससी का भी प्रेसिडेंट है, तो वहाँ और उन्होंने इसी मंथ प्रेसिडेंसी को संभाला है रोटेशन में, और इसी मंथ हमने देखा कि काबुल के ऊपर कब्जा हुआ तालिबान का। तो कितनी होशियारी और कितनी समझदारी से जिस तरह उसने सारी मीटिंग्स टाइम से करी हैं और यूएनएससी का रेजोल्यूशन निकलवाया जिसमें 15 में से 13 लोगों ने उसमें साइन किया और उसको रेटिफाई किया। तो इंटरनेशनली जो सबसे टॉप के फोरम है उन सब में चेयरमैनशिप इंडिया की चल रही है इस बार, अभी इस वक्त। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो जिस तरह एक मैच्योरिटी और समझदारी यूएनएससी में हिंदुस्तान ने दिखाई, जिसकी सराहना सबने की है, और उसी तरह से अभी ब्रिक्स की चेयरमैनशिप में हिंदुस्तान एक जो जॉइंट स्टेटमेंट जो बाद में निकल के आएगा उसमें भी आप देखेंगे कि इस तरह से सब कुछ मतलब प्रेजेंट किया जाएगा कि प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया जाएगा और उसके साथ उसका कुछ सोल्यूशन और उसके ऊपर एक प्रॉपर एक रोड मैप भी नजर आएगा। और इसी महीने में एससीओ की चेयरमैनशिप भी हिंदुस्तान के पास है, तो उसमें भी ये वाले डिस्कशन डेफिनेटली होंगे क्योंकि उसमें भी वही सब देश हैं जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड हैं अफगानिस्तान की प्रॉब्लम से। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त है इंडिया के लिए, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े जो ग्लोबल ऑर्डर्स हैं और ग्रुपिंग्स हैं उन सबकी चेयरमैनशिप को संभाल रहा है। और एट द सेम टाइम एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि जब अफगानिस्तान की क्राइसिस आई तो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी और उसने किस तरह पूरे सिचुएशन को संभाल के आगे बढ़ाया और एक रेजोल्यूशन पास करवाया। तो ये हिंदुस्तान के फेवर में है और इसकी सराहना पूरे वर्ल्ड में हो रही है कि किस तरह इंडिया ने इसको मतलब संभाला। जी, अनुपम तिवारी जी, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि आपके विचार से जिस तरीके से यूएनएससी की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है, अब ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है भारत, तो भारत को किस तरीके से अपने आप को और बताना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की एक छवि जो देखने को मिली है कि कूटनीतिक चीज़ों में कहीं ना कहीं भारत पीछे रह जाता है। तो अब जब अध्यक्षता यहाँ पर कर रहा है इतने बड़े बड़े समिट्स में और यूएनएससी की भी अध्यक्षता यहाँ पर कर रहा है, तो भारत को किस तरीके से अपनी छवि सुधारने का एक मौका जो है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है? थोड़ा सा हम अमेंड कर दें आपको। यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास 31 तारीख तक की फिलहाल नहीं है, 2 दिन हो चुके हैं। अब हम उसकी चेयरमैनशिप हमारे हाथ से जा चुकी है, किसी भी प्रदेश के पास है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि भारत इन सारे फोरम्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तो भारत के पास देखिए एक अच्छे डिप्लोमेट की, एक फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट की एक जबरदस्त टीम है इस टाइम पे। हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे पास एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री हैं जो कि दुनिया भर में अपनी डिप्लोमेटिक काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। हमारे पास अजीत डोभाल हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पूरे श्रृंगला साहब हैं, विदेश सचिव जो हैं, और इस तरह का एक टीम है। और ये देखिए डिप्लोमेसी बेसिकली एक टीम वर्क होता है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान का या किसी पर्टिकुलर सरकार का एक काम नहीं होता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रोसेस होती है। और हमारे सौभाग्य है कि हमारे पास
इस समय खास तौर पर एक अच्छी टीम है जो कि हमको लीड कर रही है अलग अलग फोरम्स के ऊपर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसा कि मैडम ने बताया, कि ये बहुत ही हिस्टोरिकल रहा कि जब तालिबान अफगानिस्तान कैप्चर कर रहा था, उस समय यूएनएससी में भारत चेयरमैन था और भारत ने वहां पर जितने भी बैठकों के माध्यम से जो भी रेजुलेशन पास करवाए, जो भी रेटिफिकेशन करवाए, उन सबकी सराहना सबने करी है, क्योंकि भारत के जो व्यवहार है उसमें मैच्योरिटी दिख रही है। भारत उन बड़े देशों जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है जो सिर्फ अपने हित को साधते हैं और दूसरे के हित को वो ध्यान नहीं देते हैं। भारत हमेशा से ऐसे फोरम का इस्तेमाल मानवीय आधार पर सहायताएं पहुंचाने के लिए करता रहा है और भारत आगे भी करता रहेगा। एससीओ की जैसे बैठक है और एससीओ में वो सारे देश अभी बैठेंगे जो कि अफगानिस्तान से सीमाएं शेयर करते हैं, उसके आसपास के मध्य एशिया के देश हैं बहुत सारे, तो वहां पर भी भारत की जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है। भारत चेयरमैन रहेगा और भारत को वहां पर अपने हितों के साथ साथ विश्व के हितों को बताना पड़ेगा। देखिए, यही होते हैं ग्लोबल लीडर्स के सबसे बड़े जो पहचान होते हैं कि भारत के अपने हित तो है ही, और भारत, अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की इवेंट से सबसे ज्यादा परेशानी भारत को होने वाली है, भारत को हो रही है, लेकिन भारत अपनी परेशानी के साथ साथ दुनिया की परेशानियों को भी सामने ला रहा है। अलग अलग फोरम पर भारत अफगानिस्तान के आम नागरिकों की परेशानी को बाहर ला रहा है। भारत के लिए बहुत आसान होता अगर पंजशीर वैली में लड़ाइयां चल रही है, क्योंकि ताजिकिस्तान भारत का बहुत अच्छा संबंध है, रक्षा संबंधी है, और तो भारत चाहता तो ताजिकिस्तान के माध्यम से पंजशीर को एक बार पंजशीर के अंदर आग भड़का सकता था, लेकिन भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। भारत मैच्योरिटी दिखा रहा है। भारत हर एक फोरम का इस्तेमाल बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एड को पहले रखते हुए कर रहा है। राजनीतिक विकल्प कुछ भी हो, राजनीतियां चेंज होती रहती है अलग अलग देशों में। अफगानिस्तान के अंदर आज तालिबान है, कल कोई और होगा, कल हो सकता है हालात इससे बेहतर हो सकता है हालात इससे बदतर भी हो जाएं, लेकिन अफगानिस्तान का आम नागरिक इससे सफर नहीं करना चाहिए। भारत इन सारी चीजों को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है और हमारी जो टीम है वो लगातार इस पर काम कर रही है और हम हर जगह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस पर बातचीत की और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। सुमन शर्मा जी और अनुपम तिवारी जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे अमेरिकी समर्थन प्राप्त सरकार से अफगानिस्तान की बागडोर तालिबान के कब्जे में आने के बाद वहां के संकटग्रस्त हालात का मुद्दा ब्रिक्स के 13वें सम्मेलन में एजेंडा होगा और ये सम्मेलन 9 सितंबर को प्रस्तावित है। चीन ने शुक्रवार को इसके संकेत भी देते हुए कहा था कि ब्रिक्स देश हमेशा से क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और सदस्यों के हितों पर, साझा हितों पर हमेशा मुखर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत इस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।